Hello बच्चों and welcome back to my channel that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 8 history chapter number 1 that is how, when and where. आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है कब, कहाँ और कैसे. And we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. And these notes are very crisp and clear. You don't have to go for any other study material apart from this. आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर है 7 पेजेस का. नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं 1.5 पेज के. एक अश्योरेंस मैं आपको देती हूँ, इस चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो इंटरनल क्वेश्चन हो या किसी बुक से मैम क्वेश्चन बना के दे, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम. चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. डेट्स जो हैं कितनी इंपॉर्टेंट है. डेट्स का मतलब ईयर्स. ठीक है, ये जो ईयर्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं तो पढ़ते हैं इसके बारे में. अर्लियर हिस्ट्री वॉज आइडेंटिकल विद डेट्स. मतलब पहले टाइम पे हिस्ट्री को डेट से या फिर ईयर से जोड़ा जाता था. काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि हिस्ट्री हमें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे ईयर्स याद रखने पड़ते हैं कि किस साल क्या हुआ, किस राजा ने किसको किस साल में हराया या फिर कौन सी लड़ाई जो है किस ईयर में लड़ी गई थी. ठीक है, तो वही बात इस पॉइंट पे लिखी गई है. नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड. मतलब हिस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि पहले जो टाइम था उस टाइम में कौन सी चीज़ किस तरीके की हुआ करती थी या फिर किस तरीके का माहौल हुआ करता था, और आज जो टाइम है, अभी जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है, उसमें कितना हद तक जो है बदलाव आया. ठीक है, अब कितने हद तक जो बदलाव आया या फिर कितने चेंजेस आए. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियसली हिस्ट्री वॉज अ अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. मतलब पहले टाइम में हिस्ट्री को कैसे देखते थे लोग कि हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन सी लड़ाई जो है किस टाइम लड़ी गई थी, किस ईयर में लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी. इसके अलावा बड़े बड़े इवेंट्स को हम ईयर वाइज याद करते हैं. कौन से इवेंट्स की यहाँ बात हो रही है कि कौन से राजा ने किस टाइम अपना जो है सिंहासन संभाला था या फिर किस टाइम वो राजा बना था. अपार्ट फ्रॉम दिस किस साल में उसकी मैरिज हुई थी और उसके बच्चे हुए थे. उसके अलावा किस राजा को उसने किस साल हराया या फिर कौन सी लड़ाई में वो खुद हार गया था और उसकी डेथ हो गई थी. और इसके अलावा उसकी मौत के बाद किस राजा ने आगे जा कर के उसकी गद्दी को संभाला या फिर उसकी थ्रोन को संभाला. तो यही सब बता रखा है इस पॉइंट में. Previously, history was an account of battle and big events such as the year a king was crowned, the year he was married and had a child, the year he fought a particular war or battle, the year he died, and apart from this, the year the next ruler succeeded to his throne. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है. Now historians look more towards why and how things happen and not on when thing happens. मतलब आज के टाइम के लोग या जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा कि कौन सी जो इवेंट है या फिर कौन सी जो बैटल है कब हुई थी उससे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसके पीछे का कारण क्या था. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विच डेट्स. कौन सी डेट्स की बात कर रहे हैं हम या फिर कौन से ईयर्स की जो है हम हिस्ट्री में बात करते हैं. द डेट्स वी सिलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट. ये जो डेट्स है या फिर जो ये ईयर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पर हम फोकस करते हैं. इन ईयर्स में वही ईयर हम पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री में हम वही ईयर पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. क्योंकि अगर हम सारे साल पढ़ने लगे, क्योंकि हर साल तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, सिर्फ वो साल हम पढ़ते हैं जिस साल जो है कोई इंपॉर्टेंट जो है इवेंट हुआ हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई हो. कौन से इवेंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम पिछले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं. अब आगे देखो, इफ़ द फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस अ न्यू सेट ऑफ डेट विल अपीयर सिग्निफिकेंट. ठीक है, अब ये डेट्स या फिर ये ईयर भी इंपॉर्टेंट कब बन जाते हैं. फोकस ऑफ स्टडी मतलब कि हमारी स्टडी पे बेस्ड है कि ये ईयर इंपॉर्टेंट है कि नहीं. ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की तो हम उस टाइम पे जो है इवेंट्स हुए थे वो हमारे लिए फोकस ऑफ स्टडी होगा कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या क्या नई डिस्कवरीज हुई थी या फिर उस टाइम पे जो है क्या क्या चेंजेस हुए या फिर क्या क्या नई पॉलिसीज़ बनाई गई. अगर बात करें मुगल एम्पायर की तो मुगल एम्पायर पे जो हमारा फोकस ऑफ स्टडी होगा वो अलग होगा. हम ईयर्स जो होंगे हम अलग चूज़ करेंगे कि इस ईयर से लेकर इस ईयर तक जो है कौन से नए रूल्स और पॉलिसीज़ जो है बनाई गई. ठीक है, समझ रहे हो. नेक्स्ट पॉइंट पे आओ. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ डू वी पीरियोडाइज. मतलब हमारी हिस्ट्री को पीरियड्स में कैसे तरीके से बांटा गया, हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किस तरीके से किया गया. वी डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम एंड इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर्स टू अस. मतलब हमने जो है हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में या फिर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. किन बेसिस पे, उन ईयर्स के बीच में जो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे उनके बेसिस पे. ठीक है, और जो हमको सेंट्रल फीचर अपीयर हो रहे थे उस टाइम पे कौन से जो इवेंट्स हैं वो सिमिलर हैं. ठीक है, अब इसी चीज़ को आगे पढ़ते हैं किस तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री को क्लासीफाई किया गया. फर्स्ट है ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया, किन जो है पीरियड्स में डिवाइड किया. इन 1817 जेम्स मिल, a Scottish economist and a political philosopher, in his book A History of British India, divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British.
1817 में जेम्स मिल नाम का एक पर्सन हुआ करता था, जो कि क्या था, एक इकोनॉमिस्ट और एक पॉलिटिकल फिलोसफर। उसने अपनी बुक जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें उसने जिक्र किया था, उसने हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में 3 पीरियड में डिवाइड करने की बात रखी थी। कौन से वो पीरियड्स थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एक टाइम ऐसा जब हिंदू रहा करते थे हमारे इंडिया में, फिर जब मुस्लिम आ गए और जब ब्रिटिशर्स आए थे। अकॉर्डिंग टू मिल, ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। जेम्स मिल के हिसाब से जितनी भी एशियन सोसाइटी थी वो यूरोप के मुकाबले जो है सभ्यता के हिसाब से लोअर लेवल पे थी। ठीक है, अगर जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं उनको सभ्यता के हिसाब से रैंक दी जाए, वो सभी जो है यूरोप से नीचे आती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो है और कौन सा तरीका था या फिर और किस बेसिस पे हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, पीरियड्स में बांटा गया। अब देखो क्या लिखा है इसमें, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उसने डिवाइड किया है हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में। कौन सी? एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मॉडर्न पीरियड कौन सा था? मॉडर्न पीरियड में हम कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? इट वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। मतलब इसके अंदर हम पढ़ते हैं जब हमारे इंडिया ने एक ग्रोथ की तरफ प्रस्थान कर लिया था या फिर मॉडर्निटी की तरफ जो है बढ़ना शुरू कर दिया था। मॉडर्निटी मतलब साइंस से रिलेटेड जो है डिस्कवरी होने लग गई थी, जब हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग गए थे कि जो उनके साथ में हो रहा है या रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनके ऊपर फोर्स किए जा रहे हैं उनका कारण क्या है। डेमोक्रेसी आ चुकी थी, लिबर्टी आ चुकी थी, इक्वालिटी आ चुकी थी, हर एक इंसान को ये हक था कि वो अपनी बात रख सके, उनको इक्वल दर्जा मिल चुका था। ठीक है, अपने हक की वो लड़ाई लड़ सकते थे। ठीक है, ये था हमारा मॉडर्न पीरियड। अब मेडिवल पीरियड क्या होता है? मेडिवल पीरियड वॉज यूज्ड टू बी डिस्क्राइब्ड एज अ सोसाइटी विदाउट सच फीचर्स। ठीक है, ये सभी फीचर जो थे, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये सभी जो फीचर थे मॉडर्न पीरियड में नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते थे दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, या फिर जब राजाओं का जो है राज होता था हमारे ऊपर, या फिर हमें चुपचाप मानने पड़ते थे रूल्स जो कि वो इन्फोर्स करते थे हमारे ऊपर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बट अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव द इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए हमारे पास में ये हक नहीं था कि हम अपना फ्रीडम, मतलब हमारे पास में आज़ादी भी नहीं थी, ना हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे, ना हमको इक्वल दर्जा दिया गया था। इसी कारण से जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस पीरियड को नाम दिया कॉलोनियल का। ठीक है, मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। ये कौन सा पीरियड था? इस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स केम टू द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल बाय डिफीटिंग द लोकल नवाब्स एंड राजास। इस टाइम में जो है हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी कंट्री पे आए थे, किस लिए? हमारी कंट्री पे राज करने के लिए और उसे अपने अंडर करने के लिए। और ये किस तरीके से वो कर सकते थे? हमारे नवाब्स और राजाओं को हरा करके। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। फॉर दिस पर्पज ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। दे कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस एंड परचेज द गुड दे वांटेड एट लोअर प्राइसेस एंड प्रोड्यूस द क्रॉप दे नीडेड फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज। मतलब इस चीज़ के लिए, हमारी कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए उन्होंने पूरा एक कंट्रोल जमा लिया था हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी पे। टैक्स वसूलना, रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था उन्होंने हमारे लोकल पीपल से, जिसकी मदद से, जिस टैक्स की या फिर जिस रेवेन्यू की मदद से वो अपने खर्चों को पूरा कर सकते थे। इसके अलावा वो हमारे जो चीज़ें, हमारी जो गुड्स हैं हमसे ख़रीदते थे कम पैसों पे। इसके अलावा सिर्फ वही जो है फसलें उगाई जाती थी जिनको वो ब्रिटिशर्स यूज़ कर सकें एक्सपोर्ट पर्पज़ के। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने एक चीज़ तो अच्छी कर दी, उनके आने के बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक पता चल गया कि उनके कल्चर, उनके कस्टम, उनके टेस्ट और उनकी प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस क्या थी। ठीक है, जब कोई चीज़ आपके पास होती है तब तक आपको उसकी वैल्यू का नहीं पता होता है, एक बार जब वो छिन जाए तब आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट वो चीज़ थी। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। When the subjugation of one country by another country leads to these kind of political, economical, social and cultural changes, we refer to this process as colonization. इसका मतलब है जब कोई और कंट्री हमारी कंट्री के अंदर आकर के रूल्स बनाने शुरू कर दे, पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दे और हमें वो फॉलो करना पड़े, ठीक है, चाहे हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसे कहते हैं क्या? कॉलोनाइजेशन। मतलब वो सीधा चेंजेस इंप्लीमेंट कर दे कि ये चेंजेस हैं और ये आपको मानने ही पड़ेंगे। इकोनॉमिकल चेंजेस हैं, कोई नई पॉलिसी बना दिया, राज हमारे ऊपर करना शुरू कर दिया, सोशल चेंजेस, हमारे कल्चर में कोई नया, उन्होंने कस्टम में कोई नए बदलाव कर दिए, तो ये सब अगर हमें मानना पड़ जाए, कोई और कंट्री हमारे ऊपर रूल कर रही है, उसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ डू वी नो। मतलब इस पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें जो है पता चला हमारी हिस्ट्री के बारे में, कितने साल पुरानी जो ये बातें हैं, हमें इसके बारे में एविडेंस मिला कहाँ से।
द हिस्टोरियंस यूज्ड वेरियस सोर्सेस इन राइटिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज़ अबाउट लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन लोगों ने काफ़ी सारे सोर्सेज की मदद से हमारी हिस्ट्री के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करी है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करी है। कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है आज से 250 साल पहले, 250 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कौन से एविडेंस मिले थे या फिर कौन से जो है सोर्सेज के थ्रू हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चला। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज। जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने क्या क्या रूल्स, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई, उनके जो गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स थे, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था जिसके थ्रू हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली। अपार्ट फ्रॉम दिस, every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation was written just because the Britishers believed that the act of writing was important. मतलब ये सभी जितने भी प्लान, एग्रीमेंट या डिसीजन पॉलिसीज़ जो कि बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, ये सभी रिटर्न में क्यों हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जितने भी ये प्लान, पॉलिसीज़, डिसीजन या फिर एग्रीमेंट्स हैं, इन सब का एक रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए जिनकी आगे जाकर की ज़रूरत पड़ सकती है। For this purpose, the Britishers set up a record room attached to the administrative instructions. They felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. इसी कारण से उन्होंने एक सेपरेट रूम भी बनवा दिया था जिसका नाम था रिकॉर्ड रूम, जहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, वो सब बिल्कुल ही सावधानी से रखे जाएंगे और उनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ ताकि ना हो सके। आगे बढ़ते हैं। इन अर्ली 19th century, the documents were carefully copied out and beautifully written by the calligraphist. अर्ली 19th सेंचुरी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थी उनकी एक कॉपी बनवाई गई। किसके द्वारा? कैलीग्राफिस्ट को बुलाया गया, जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उन्हें कहते हैं कैलीग्राफिस्ट। उन लोगों ने क्या किया? उन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी तैयार करी। इसके बाद देखो मिडिल 19th सेंचुरी में क्या हुआ? प्रिंटर्स आ चुके थे इस टाइम तक, जिसकी मदद से जो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थी उनकी बहुत सारी कॉपी करवा ली गई थी, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग एंड मल्टीपल कॉपीज, इसका मतलब वही है कि उन जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी उनकी एक कॉपी करवा के रख ली गई। अब आगे पढ़ते हैं। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सर्वेज जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट कब बन गए? कौन से सर्वेज की बात कर रहे हैं? जो कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हुए, जब ब्रिटिशर्स आए थे तब कौन से सर्वेज हुए और ये किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में जानने में, ठीक है। पढ़ते हैं इनके बारे में। द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कैन बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। मतलब ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि एक कंट्री के ऊपर राज करने से पहले या एक कंट्री के ऊपर रूल्स इंप्लीमेंट करने से पहले उस कंट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज टू मैप द एंटायर कंट्री। मतलब अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने पूरी जो कंट्री थी उसके बारे में एक डिटेल सर्वे किया, पूरी कंट्री के बारे में जानने के लिए, ठीक है। कौन से सर्वेज की बात हो रही है? रिवेन्यू सर्वेज इन द विलेज, जितने भी गांव थे उनमें रिवेन्यू सर्वेस किए गए। इसके अंदर क्या करा गया? सोइल की क्वालिटी, मतलब किस तरीके की सोइल जो है उस पर्टिकुलर एरिया में है। इसके अलावा कितने प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर हैं, कौन सी स्पीसीज़ हैं उनकी, उस गांव की या फिर उस एरिया की पुरानी हिस्ट्री क्या रह चुकी है। इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके का वो अडॉप्ट करते हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन में। आगे देखो। इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड होते होते कौन से सर्वेस करवाए गए? द सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड इन एवरी 10 years। जो जनगणना है ये शुरू करवा दी गई थी कि हर 10 साल में जो है सेंसस रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जनगणना होगी। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में। अब कब होगा? 2021। अब देखो ये सेंसस रिपोर्ट होती क्या है? इस रिपोर्ट के अंदर जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है कि कौन से एरिया की कितनी पॉपुलेशन है, इसके अलावा कौन सी कास्ट के लोग कितने परसेंट हैं, रिलीजन के लोग कितने परसेंट हैं, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, लिटरेसी रेट क्या है और सेक्स रेशियो क्या है कि लड़कियाँ कितनी हैं और लड़के कितने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे ये क्या बातें नहीं बता पाए। ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट दे ले बिहाइंड देयर एक्शंस। मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें ये नहीं बता पाए कि जो लोग हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में रहा करते थे, ब्रिटिशर्स के रूल, ये प्लान, ये डिसीजन, एग्रीमेंट बनाने के बाद उनके ऊपर क्या बीती या फिर उनको ये चीज़ें किस तरीके की लगी, उनकी फीलिंग क्या थी, वो जो काम कर रहे थे या फिर जो उनके ऊपर पॉलिसीज़, रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए, क्या वो उनसे खुश थे या नहीं थे। वी नीड टू लुक दीज थिंग्स इन द अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स विच आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। इन सभी चीज़ों की जानकारी पाने के लिए कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी फीलिंग्स क्या थी, इसी चीज़ के लिए जो है अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स ढूंढे गए और उनसे जो है इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड निकाली गई। अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का मतलब, अनऑफिशियल रिकॉर्ड के सोर्सेज हुआ करते थे डायरी ऑफ पीपल, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, रिटन रिकॉर्ड ऑफ पोएट, नोवेलिस्ट एंड पॉपुलर बुकलेट्स, ठीक है।
अनऑफिशियल रिकॉर्ड हुआ करते थे, लोग जो डायरी लिखा करते थे वो, उनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, न्यूज़पेपर, जो पोयम या फिर जो नोवेल लिखा करते थे पोएट्स या फिर नॉवलिस्ट वो, या फिर इंपॉर्टेंट बुक्स, इनके थ्रू कोशिश की गई जो है इन लोगों की या फिर हमारी कंट्री के में जो लोग रहा करते थे उनको क्या जो है फील होता था जब ये ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ उनके इन पर इम्प्लीमेंट की थी। अब आगे पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड। इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स की भी एक लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? कि इन्हें वही लिख सकते थे जो पढ़े लिखे हों। अब जो पढ़े लिखे ही ना हो वो किस तरीके से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें या डायरी कैसे लिखें। सो इसी कारण से जो है प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिल पाया हमें कि उस टाइम पे जो इम्प्लीमेंट की गई थी पॉलिसीज़ या फिर जो जितने भी रूल किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसका जो है प्रॉपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारे इंडियंस पे या फिर उन लोगों की उस टाइम पे क्या कंडीशन थी। ठीक है, बस एक अंदाज़ा लगाया जाता है या फिर एक जो है एस्टिमेट लगाया जाता है। दैट्स इट, चैप्टर हुआ कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में ये डाउट है। थैंक यू।